नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। अब से कुछ देर बाद यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार ने कई अहम विधेयक लाने की तैयारी की है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। सत्र से ठीक पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद है। ये तमाम बातें सीएम की तरफ से कही गई हैं, लेकिन फिलहाल सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि उसके संकेत सत्र की शुरुआत से पहले ही मिल गए। समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, बैलगाड़ी पर पहुंचे हैं, गन्ना लेकर पहुंचे हैं, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद है, ताकि सत्र सुचारू रूप से चल पाए। जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें इस प्रकार के किसी भी सकारात्मक पहल का हम स्वागत करेंगे। इधर सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर एसपी विधायक हाथ में गन्ना लेकर बैलगाड़ी पर बैठकर विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायकों ने हाथों में सब्जी लेकर और रिक्शा चलाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर हम आपको विधानसभा के बाहर के दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इन मुद्दों में महंगाई को शामिल किया गया है, कानून व्यवस्था को शामिल किया गया है, बेरोजगारी और कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनों को गंवाया है उनके दुख दर्द को भी शामिल किया गया है। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता और विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है और सत्र शांतिपूर्वक चल पाए, सकारात्मक चर्चा हो पाए। इसके लिए सीएम योगी ने विपक्षी दलों से अपील की है कि आप सकारात्मक सहयोग करिए, ताकि आम जनमानस के मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जा सके और उस पर सकारात्मक चर्चा भी की जा सके। लेकिन फिलहाल जो संकेत दिखाई दे रहे हैं सत्र की शुरुआत से पहले, वो बता रहे हैं कि विपक्ष हंगामा करने की तैयारी में है। सदन के बाहर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और सदन के भीतर भी तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कवायद होगी। और उसी का ट्रेलर सत्र की शुरुआत से पहले दिखा है। आप पहली तस्वीर में समाजवादी पार्टी के विधायकों को देख सकते हैं, जो कि विधानसभा भवन के बाहर बैठे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों की है, जो कि महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आप देखिए कैसे वो सब्जी लेकर पहुंचे हैं ई रिक्शे पर, यह बताने के लिए कि महंगाई चरम पर है और लोग इससे परेशान हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, किसानों की हाली हालत बहुत खराब, बिजली महंगा, पानी महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, खाद्य तेल महंगा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस महंगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, गन्ना का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, 12 रुपया 13 रुपया किसानों का गेहूं बिचौलियों ने खरीदा। बताइए कैसे सदन चलेगा? देखिए, सदन चलेगा, सदन के जो नियम है उन नियमों से चलेंगे। सदन की जो परंपरा है कि 90 दिन सदन चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे 4 वर्ष में 90 दिन नहीं चलाया। नहीं, सदन क्यों नहीं चलने देंगे? सदन चलेगा तभी तो उत्तर प्रदेश के कमजोर जनता, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के पिछड़े, बेरोजगार नौजवान, हर तबके की जो आवाज है महंगाई के खिलाफ, तो बात तभी कर पाएंगे जब सदन चलेगा। किसान, बेरोजगार, आपके कोरोना, जहां जहां ये भ्रष्टाचार के लिए जड़ें पनपाई हैं, हम वो लेकर विरोध कर रहे हैं। विधायकों की जो पैसे का आप कह रहे हैं कि बंदरबाट हुई है, कितना आपको बजट था और क्या बंदरबाट हुई है? विधायकों का बजट रोक करके इन्होंने कहा यह कोरोना में लगाया जाएगा। उसका इनके पास कोई ना ब्लूप्रिंट है, ना इसके पास कोई योजना है। पूरा बंदर मान सिंह यादव को कितना पैसा है?
विधायक निधि पूरी 1 साल की ये लगा दिए हैं उसमें। लगातार जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में हमारे प्रदेश के लोग मर गए, महंगाई चरम पे है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, इसलिए आज हम लोग ऑक्सीजन का, मैंने इसलिए मास्क लगा लिया कि ऑक्सीजन का मास्क तो मिला लेकिन सिलेंडर नहीं मिला, और ये जो हम लोगों के ऐसे खाली रह गए, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, ट्रेलर सामने आ गया है, विपक्ष ने बता दिया है कि सत्र हंगामेदार रहने वाला है, हम सड़क पर भी सरकार को घेरेंगे और सदन के भीतर भी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे विपक्षी पार्टियों ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं सरकार को घेरने की। अभी आपने थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को सुना, उन्होंने कहा कि अगर नियम के मुताबिक सत्र को चलाया जाएगा तो हम जरूर चाहेंगे कि सत्र चले। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन का कहना है कि सत्र के दौरान हम आम जनमानस के मुद्दों को उठाएंगे, सत्र चलेगा तो सकारात्मक चर्चा होगी। सर, किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल महंगाई के मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के सवालों को लेकर, गन्ना किसानों की समस्या को लेकर, 3 काले कानून के खिलाफ, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बाढ़ के नाते 1124 से अधिक गांव तबाह हो गए, इस सरकार ने कोई योजना नहीं दिया। इन तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते हैं। महंगाई चरम पर है, भाजपा की सरकार ने वादा किया था महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई, डीजल पे। वर्तमान विधानसभा के सदस्य एवं सरकार में राज्य मंत्री रहे श्री विजय कुमार कश्यप का 18 मई 2021 को लगभग 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय कुमार कश्यप वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी से इस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। मंत्री परिषद में वे राज्य मंत्री के रूप में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। श्री विजय कुमार कश्यप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और जनपद सहारनपुर के बौद्धिक प्रमुख के रूप में भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए। एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में हमेशा रुचि लेकर के समाज के वंचित एवं गरीब वर्ग के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उनके निधन से समाज, सरकार एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। महोदय, वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव का दिनांक 23 अप्रैल 2021 को लगभग 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनका दीर्घ अनुभव था। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ मध्य से, तत्पश्चात वर्ष 2002, 2007 और 2017 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य एवं विधानसभा की विभिन्न समितियों के भी सदस्य रहे। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की छवि एक कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में थी।
एक जननेता के रूप में उन्होंने हमेशा जन आकांक्षाओं का सम्मान किया और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। उनके व्यक्तित्व में सादगी, सरलता और कर्मठता अपने आप में एक मिसाल थी। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की पूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री रमेश चंद्र दिवाकर का दिनांक 23 अप्रैल 2021 को लगभग 58 वर्ष की आयु में असमय निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। श्री रमेश चंद्र दिवाकर निर्वाचन क्षेत्र औरैया से वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य भी थे। श्री रमेश चंद्र दिवाकर कर्मठ एवं लोकप्रिय नेता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक कार्यों के प्रति सदैव समर्पित होकर के कार्य करते थे। श्री रमेश चंद्र दिवाकर के निधन से समाज एवं पार्टी की पूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री केसर सिंह जी का 28 अप्रैल 2021 को लगभग 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री केसर सिंह वर्ष 2017 में नवाबगंज निर्वाचन क्षेत्र जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य भी थे। वे विधान परिषद के सदस्य एवं विधान परिषद की विभिन्न समितियों के भी सदस्य रहे। श्री केसर सिंह कर्मठ एवं लोकप्रिय नेता थे। वे गरीब एवं वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे। एक कुशल राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास में सतत प्रयत्नशील रहे। वे जिला पंचायत बरेली के सदस्य तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री केसर सिंह के निधन से समाज एवं पार्टी की पूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री दल बहादुर का दिनांक 7 मई 2021 को लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से हम सब दुखी हैं। श्री दल बहादुर जिला रायबरेली के सलोन निर्वाचन क्षेत्र से सर्वप्रथम वर्ष 1993 में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वे वर्ष 1996 तथा 2017 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से इस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री दल बहादुर श्री कल्याण सिंह जी के मंत्री परिषद के सदस्य भी रहे। राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने समाज कल्याण विभाग के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे विधानसभा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के भी सदस्य थे। वे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी रहे। उन्होंने समाज के दलित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए वे समर्पित रहे। श्री दल बहादुर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह का 31 मई 2021 को लगभग 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है।
श्री देवेंद्र प्रताप सिंह सर्वप्रथम 2000 के उपचुनाव में तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र सोरो जिला एटा से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी से जिला कासगंज के अमापुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय छवि के नेता थे। जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक कार्यों में सदैव प्रयत्नशील रहे। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मान्यवर, इस अवसर पर मैं इस माननीय सदन की ओर से कोरोना से दिवंगत हुए उन सभी नागरिकों के प्रति भी जिन्होंने इस महामारी से जूझते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, उन कोरोना वॉरियर्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी आहुति दी है, उन सब के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि सदन की भावनाओं से शोक संतप्त परिजनों को अवगत कराने और धर्म परिवार के प्रति भी हमारी संवेदना को पहुंचाने का कष्ट करें। ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन बहुत ही कष्ट और दुख देने वाला दिन। इतने बीच के हमारे भाई, हमारे सदस्य जो पिछली विधानसभा में हम लोग साथ थे, आज हमारे बीच नहीं। इसका बहुत ही कष्ट पूरे विधानसभा के माननीय सदस्यों को है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री विजय बहादुर कश्यप जी 18 मई 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 56 वर्ष के थे। श्री विजय कुमार कश्यप जी का जन्म 19 फरवरी 1965 को ननौता जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विजय कुमार कश्यप जी वर्ष 1917 में निर्वाचन क्षेत्र चरथवाल जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा निर्वाचित हुए थे। श्री विजय कुमार कश्यप श्री योगीनाथ आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। वे विधानसभा के आचार समिति के सदस्य भी रहे। वे राष्ट्रीय तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में हाहाकार। एयरपोर्ट पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर। उड़ते प्लेन से गिरने पर 3 लोगों की मौत। अफगान संकट पर शरद पवार का बयान। कहा, भारत को विदेश नीति की समीक्षा करने की जरूरत। कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों को सुरक्षित निकाले केंद्र। सुष्मिता देव के कांग्रेस से इस्तीफा के बाद कपिल सिब्बल का तंज। कहा, आंख बंद करके चल रही है पार्टी। पेगासस जासूसी मामले में विशेषज्ञ कमेटी गठित करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। एसपी सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। नहीं तोड़ा जाएगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट। रामपुर के जिला जज के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। बलिया में जनवादी पार्टी ने शुरू की जनक्रांति यात्रा। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में अवैध कब्जे पर चला जेसीबी मशीन। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सिंचाई विभाग की जमीन पर किया था अवैध कब्जा।
आगरा में बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान महामारी की धाराओं में दर्ज हुआ था केस। दोनों है और इसलिए देश के हर व्यक्ति जब ज्योति के विषय में जानेंगे तो उनके विचारों में भी एक नया प्रकाश आएगा। चीजों को देखने की तरफ ज्योति का प्रकाश उन पर पहुंच जाएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। अब मुझे बताया गया कि मुझे राजेश कुमार से बात करनी है और राजेश तीरंदाज है हमारे। राजेश जी नमस्ते। जय माता दी सर। नमस्ते सर। राजेश जी बताइए, राकेश जी आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई पर आपने सभी को पार किया है। जी सर। आपने इस प्रेरक यात्रा के बारे में जरूर देश जानना चाहेगा। सर मैं धर्मनगरी कटरा में रहता हूँ। यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी की असीम कृपा है और ये बात सच है सर कि जिंदगी में काफी सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन सर श्री माता वैष्णो देवी की वही असीम कृपा शक्ति से हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी करती रहेगी सर। राकेश जी माता के आशीर्वाद तो है ही, लेकिन पसीना तो आपने बहाया है, आपके परिवार ने कष्ट झेला है और आपके तो जीवन में अचानक मुसीबत आई है। एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति के जीवन में अचानक इतना बड़ा संकट आ गया और उसमें से आप उभर करके निकले और आपने एक रास्ता चुना। राकेश जी आपके कोच का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? सर ये बात सच है कि जब 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। मुझे करीब 1 साल के लिए अगर मुझे बेड से बैठना भी होता तो मुझे 2 बंदों की आवश्यकता होती थी। लेकिन 2017 में जब मेरी मुलाकात मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी से हुई एक रोड क्रॉस करते समय, तो उन्होंने मुझे तीरंदाजी के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में आमंत्रित किया। मैं वहां पे गया। मैंने देखा सर क्योंकि तीरंदाजी एक दिमाग का खेल है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठना है। तो सर व्हील चेयर पे मैं वैसे ही बैठा रहता था तो इसमें ज्यादा मुझे मुश्किल नहीं हुई। लेकिन सर मैं इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने वहाँ पे एक तीरंदाजी केंद्र स्थापित किया और ट्रेनिंग से लेके सारे उपकरण सर हमें फ्री में दिए जाते थे। काफी सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वहाँ पे वो मुझे फ्री में मिली हैं। इसके लिए मेरे कोच साहब का बहुत बड़ा मार्गदर्शन से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। राकेश जी आप एक हंसते खेलते दौड़ते कूदते नौजवान और अचानक आपके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया। लंबे अरसे तक आप बिस्तर पर रहे। वो पल में क्या सोचते थे और फिर आज यहाँ जब पहुंचे हैं आप आधे शरीर से दौड़ रहे हैं, आप इतनी ताकत दिखा रहे हैं, क्या महसूस करते हैं दोनों में से? सर ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक रात को मतलब मैं घूम फिर के आया और सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया। आज 12 साल हो गए सर। मैं काफी बार सर ये आता है दिमाग में कि मैं व्हील चेयर से उठ के भाग जाऊं कहीं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता हूं सर। और दूसरी ये है सर कि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मेहनत और दृढ़ संकल्प सिखाया है। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम मेहनत से पीछे हटो। और मेरे पिताजी की तरह ही सर मैं मानता हूँ कि मेरे कोच भी श्री कुलदीप कुमार विद्वान जी भी बिल्कुल वैसे ही विचारों के हैं। उन्होंने भी सिर्फ मेहनत करना ही सिखाया है और मैं उन दोनों के ही मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुँच गया सर। राकेश जी जीवन की बाधाओं ने आपको एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में विकसित करने में कभी कभी बाधा भी स्वयं एक शिक्षक बन जाती है। आपके जीवन में इसने कैसे मदद की है? सर जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं
काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमेशा ये सोचता था कि बड़ा होके खुद का कुछ काम करके अपने माता पिता की देखभाल करूंगा। लेकिन सर बीच में जब 25 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पैरालाइज हो गया, 1 साल बेड पे रहा, तो सर मैं देखता था कि मेरे माता पिता हमेशा उनकी आंखों में आंसू रहते थे और जो सेवा मुझे उनकी करनी चाहिए थी वो मेरी करते थे उसमें। तो सर कहीं ना कहीं वो संकल्प मेरे अंदर था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। और उसी के चलते सर मैं आज भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये तीरंदाजी अकेडमी वहां पे शुरू की और मेरे कोच जिनको सर मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं यहाँ नहीं। राकेश जी, मैं आपसे और आपके जरिए जितने भी संघर्ष हो बहुमूल्य है। हर जीवन का एक लक्ष्य होता है। आप आज देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करने जा रहे हैं। आपने अब सही रास्ता चुना है, उस पर बढ़ते जाइए। अपना, अपने परिवार का और देश का सम्मान बढ़ाइए, जमकर खेलिएगा और माता वैष्णो देवी का आपके आशीर्वाद बने हुए हैं। आपकी माता जी भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन आज 130 करोड़ से ज्यादा देशवासी भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज देवेंद्र जी से बात करें। देवेंद्र जी से तो मेरी कई बार बातें होती रहती थी, लेकिन आज मुझे फिर से बात करने का मौका मिल रहा है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। देवेंद्र जी, मैं तो बहुत भली भांति आपको जानता हूं, लेकिन देश आज आपके विषय में जानना चाहता है, तो एक बार जरूर आप बताइए। और इस खेल के साथ एक तो अपने बारे में बताइए और खेल के साथ ये कैसे जुड़े। और आपने तो बड़े बड़े अंतराल के बाद और उम्र के सामने कभी आप झुके नहीं, आपने हमेशा उम्र को झुका दिया है, तो बताइए जरा। सबसे पहले तो सर आपने पैरा खिलाड़ियों को इतना हौसला दिया आपने ओलंपिक से पहले, तो हम उसी हौसले के साथ टोक्यो जाएंगे और टोक्यो में जाके हम सभी खिलाड़ी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। देवेंद्र जी, ये तो आप मुझे पक्का भरोसा है, आप तो लगातार हर बार जीवन में आप 16 साल के अंतराल के बाद भी विक्ट्री पाने वालों में से हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो देशवासी जानना चाहिए, क्योंकि आपका एक हाथ चला गया और वो भी एक बिजली के करंट के कारण चला गया, और गांव में रहने वाला इंसान, और आज उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां कई लोग कहते हैं अब तो मेरी उम्र होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने उस उम्र में भी खुद को नया ताकत देते रहते हैं। सर 9 साल की उम्र में जब मेरा एक हाथ बिजली की वजह से कट गया था, डॉक्टर के द्वारा काटना पड़ा, तो जब मैं वापस घर पे आया था तो घर से बाहर निकलना मेरे लिए चैलेंज हो गया था। बच्चे क्या बोलेंगे, मैं किसके साथ खेलूंगा। तो मेरी मम्मी पापा ने कहा कुछ नहीं हुआ, आप बाहर जाइए, बच्चों के साथ खेलिए। लेकिन वो दिन आज भी याद है जब मैंने बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, और जब स्कूल में मैंने खेल की शुरुआत की तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए। जब मैंने पहली बार भाला उठाया कि मैं फेंकूंगा भाला, तो कहा कि आप किस लिए आए हो ग्राउंड में, आपका क्या काम है, आप तो दिव्यांग हो, आप तो डिफरेंटली एबल हो, आप जाइए पढ़ाई कीजिएगा, बस आपका ग्राउंड में कोई काम नहीं है। सर कहीं ना कहीं उस दिन मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, और कहीं न कहीं मुझे कमजोर न कहलाने की जिद ने दुनिया का चैंपियन बनाया। 2 ओलंपिक मेडल लिए। सर संघर्ष लंबा रहा, फैसिलिटी 0 थी उस टाइम में। मैंने पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत की, एबल में भी खेला, लेकिन जिंदगी में एक सीख मिली मुझे। मैं ये मानता हूं जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सफलता की तरफ जा रहे हैं। तो जब मेरे सामने चुनौती आती है तो मैं ये सोचता हूं कि आप सफलता के बिल्कुल मैं नजदीक हूं। देवेंद्र जी,
आपने अपना पहला पैरा ओलंपिक 2004 में, यानी आज से 16 साल पहले आपने गोल्ड जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दूसरा गोल्ड रियो में 2016 में 12 साल के अंतर के बाद फिर से आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक एथलीट के तौर पर इतने लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन के लिए आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? यानी ये बड़ा गजब है जी आपका। बिल्कुल सर, बहुत साल का गैप हो गया था मेरा। बीजिंग ओलंपिक में इवेंट नहीं आया, फिर लंदन में नहीं आया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं जेवलिन के कुछ ज्यादा नहीं जानता लाइफ में। मुझे जेवलिन बहुत अच्छी लगती है फेंकना, मेरी लाइफ है वो, ये समझता हूं मैं जिस रूम में मैं सोता हूं उसमें भी मेरा हमेशा एक जेवलिन रहती है। तो मेरा उसके प्रति बहुत मैं समर्पित हूं। और एक लाइफ में मैं बहुत ही अनुशासित रहता हूँ। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना और एक सकारात्मक सोच। लेकिन 2008 में मेरा इवेंट नहीं आया तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा 12 में आएगा। लेकिन जब मेरा 12 में इवेंट नहीं आया तो एक बार मेरा मन ऐसे किया कि अब मेरे को गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मेरी वाइफ भी नेशनल लेवल पे खेल रही थी। तो उनको मैंने कहा कि शायद मुझे आपके लिए अच्छा करना चाहिए, मैं आपको आगे प्रमोट करूंगा। फिर हमने डिसीजन लिया। वाइफ ने कहा नहीं, आप 16 तक खेल सकते हो। मुझे उम्मीद आप जिस हिसाब से ट्रेनिंग करते हो, आपके अंदर एक धैर्य है कि आप वेट कर सकते हो। तो फिर मेरा प्लान चेंज हुआ 10 में कि चलो मैं ट्रेनिंग करता हूँ। फिर मेरा 13 में इवेंट आ गया कि लिस्ट आ गई कि रियो में आपका इवेंट है। तो फिर मैं घर छोड़ दिया उसी टाइम में और मैं बाहर आकर के गांधीनगर गुजरात में मैं ट्रेनिंग शुरुआत करती थी नेशनल कैंप में। अब तो आप आधे गुजराती हो गए हो। मैं तो 75% हो गया। 13 से 21 तक आज भी मैं वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे को गांधीनगर मेरी दूसरी, मैं मानता हूँ मेरी एक कर्म भूमि है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा देवेंद्र जी, आप इतने सारे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देवेंद्र जी, आपको अपने कैरियर की कौन सी उपलब्धि है जो सबसे बड़ी लगती है? सर मेरे को सच बताऊं, 2 उपलब्धियां बहुत बड़ी लगती। एक तो मुझे ये लगता है कि जब मैं एबल बॉडी में पहली बार खेला था और मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, तो उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ओलंपिक का मेडल जीत लिया। कि 15-16 साल उम्र थी, अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। मुझे अलग से फील हुआ कि अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। और कहीं न कहीं 12 साल का इंतजार था, तो वो 12 साल का वेट, रियो पैरालंपिक्स का, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और जब राष्ट्रीय गान हुआ तो उस टाइम में मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उस खुशी का बयान भी नहीं कर सकता। चलिए, मैं देख रहा हूं मंजू जी भी आज हमारे सामने हैं और आपकी यात्रा में मंजू जी का बहुत बड़ा रोल है। और मंजू जी स्वयं भी तो एक खिलाड़ी हैं। मंजू जी नमस्कार। मंजू जी, हम सभी को बताइए कि देवेंद्र जी किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले वे टेंशन में रहते हैं कि खुश रहते हैं, या फिर आपको हर बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है? नहीं सर, बहुत खुश रहते हैं। भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और जो भी कर्म करते हैं पूरा 100% देते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं सर। और इनका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ इनको कंपटीशन खेलना ही है। मेडल तो अपना श्योर है, अपने देश के लिए मेडल तो लेके ही आएंगे। अब आप खेलती हो कि आपने बंद कर दिया? सर मैंने बंद कर दिया। बच्चों को संभाल रही हूँ, फैमिली को संभाल रही हूँ। अच्छा, जिया खेलती है? नमस्कार सर। जिया, क्या खेलती हो बेटा तुम? सर मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है तो मैं वो खेलती हूँ। और आप पढ़ती कहाँ पर हो? सर मैं जयपुर में पढ़ती हूँ। गांधीनगर जाती हो कभी? हाँ जाती हूँ सर। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पापा ले गए कि नहीं ले गए तुम्हें? पापा के पास
पास टाइम कम था ना। तो मंजू जी ले जाएगी। हाँ सर बिल्कुल लेके जाऊंगी अब की देखिए, बार। टोक्यो से आने के बाद आप सब लोग सब परिवार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाइए, देखिए देश की शान कैसी है वहां। जिया, ये बताइए कि आपको भी अपने पिता की तरह, अब आप बैडमिंटन खेलती हो, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या करना चाहती हो, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती हो? तुम्हें तो माँ बाप दोनों ने बचपन से ही स्पोर्ट्स की दुनिया में जोड़ा है। सर मैं मेरे पापा की तरह इंडिया के लिए मेडल जीतना चाहती हूँ। वाह, अच्छा अरविंद जी भी है यहाँ। अरविंद जी नमस्कार। भाई हैं आप, और भाई भाई तो एक प्रकार से दोनों दोस्त होते हैं, बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपने देवेंद्र जी से कौन सी सबसे बड़ी बात सीखी है? सर देवेंद्र जी से सबसे बड़ी जो मुझे सीख मिली है वो ये कि बहुत जो भी काम करें वो बिल्कुल शांत मन के साथ करें और अनुशासन से करते हुए उस काम में अपना 100% एफर्ट लगाओ, ताकि आपका जो पूरा फोकस है वो उसी के ऊपर रहे। तो उस चीज से मुझे बहुत सीखने को मिला है और हम बहुत मोटिवेट होते हैं उस चीज से। चलिए, मेरा परिवार को सबको बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र जी, आपकी यात्रा और सफलता पूरे देश को प्रेरित करती है। एक तरफ जहां जिंदगी ने आपको मुश्किल समय दिखाया, लेकिन आपने और ज्यादा हिम्मत दिखाकर देश का नाम रोशन कर दिया। आपने 23 वर्ष की उम्र में भी जो दमखम दिखाया, वही दमखम आज आप 40 वर्ष में भी दिखा रहे हैं। इस बार भी आप पूरा प्रयास करिएगा, लेकिन किसी दबाव में नहीं आइएगा। आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आइए हमारे एक और साथी, अब तो सारी दुनिया उनको देखने भी वाली है, मरियप्पन जी से बात करते हैं। मरियप्पन जी नमस्ते। वणक्कम सर। वणक्कम वणक्कम। मरियप्पन कैसे हो? सर बढ़िया सर। बढ़िया, अब हिंदी बोलना सीख लिया? थोड़ा थोड़ा सर। पिछली बार जब मिले थे तो नहीं बोल रहे पाते थे। अच्छा, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी। सर मैं स्मॉल एज में मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया सर, 5 इयर्स में। मेरा तो स्कूल टाइम में 14 इयर्स से मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट है, जोनल एंड डिविजनल एंड स्टेट मीट पार्टिसिपेशन नॉर्मल पर्सन। मेरा ट्रेनिंग का टाइम में नॉर्मल पर्सन में ट्रेनिंग करता अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा सर। एंड नेक्स्ट स्कूल 12th स्टैंडर्ड में मेरा नेशनल फर्स्ट टाइम स्टार्ट में फर्स्ट 2011 में गोल्ड मेडल आ रहा नेशनल्स में। कंटिन्यू 2011, 12, 13, 14, 15 कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस मेरा आ रहा है सर। माय कोच सत्यनारायण कोच मेरा होम में कमिंग एंड थोड़ा हेल्प करता सर ज्यादा, मनी सपोर्ट एंड फूड ट्रेनिंग अच्छा सपोर्टिंग सर माय कोच सत्यनारायण। लास्ट 2016 में थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग एंड थोड़ा हेवी सपोर्टिंग सर माय कोच सत्यनारायण। अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। 2016 में गोल्ड मेडल है सर। दिस टाइम मेरा अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है सर। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई अच्छा सपोर्ट, हमारा गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट है सर। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया अच्छा सपोर्ट है दिस टाइम। एंड मेरा गोल्ड मेडल एंड रिकॉर्ड कर रहा था। मरियप्पन, आप तो गोल्ड विनर है, और अब आप मेरे जैसे सिनेमा जगत के एक्टर भी बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन जाते हैं, वैसे आप भी प्लेयर भी हैं और कोच भी बन गए हो। आप देश के नौजवानों को, खास करके एथलीट के संबंध में जिनकी रुचि है, इनको क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मैसेज देंगे आप? सर एथलीट अच्छा ट्रेनिंग करता, अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा सर। ज्यादा एफर्ट एंड थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग है सर।
don't give up. आपने तो बहुत बड़े बड़े इनाम जीते हैं और अपनी कैरियर एक प्रकार से हमेशा ही सफलता की कैरियर रही है। इस एक के बाद विजय प्राप्त करने के बाद आपकी जिंदगी में इसका भी कोई रोल रहता है कि कभी डर रहता है कि अरे यार कभी हार गया तो क्योंकि आपने तो एक ऊंचाई बना ली है? No sir, always मेरा thinking only country में sir. Anytime country मेरा country anytime ऊपर में sir. मेरा thinking anytime है sir. चलिए, मुझे खुशी हुई कि आज आपके साथ साथ मुझे आपके परिवारजनों से भी प्रणाम करने का मौका मिलेगा। सरोजा अम्मा जी वणक्कम। नमस्ते जी सर। वणक्कम सर। वणक्कम। हाँ वणक्कम बताइए। सर, मारीपन। मुझे ये मरियप्पन हैज अचीव्ड टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ योर सैक्रिफाइस। आपके त्याग और बलिदान के कारण आज मरियप्पन आज टोक्यो की तरफ जा रहा है और देश की सारी आशाएं उसके तरफ है। आप याद करती हो जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसने अपने पैर खोया, लेकिन फिर भी आपने उसको इस प्रकार से हिम्मत दी, तो देश के लोगों को आप क्या कहोगी? சார் நல்லதா பண்ணுவாங்க சார்। கோல்டு மெடல் சார், கஷ்டப்பட்டு சார் கோல்டு மெடல் அடிச்சு சார் இந்திய அளவுக்கு பேருவாங்க சார்। இன்னும் கோல்டு மெடல் அடிக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேங்க சார்। सर इन्होंने कह रहा है सर इन्होंने कह रहा है कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा, इनके लिए मदद करेगा सर। आप तो एक माँ के नाते हमेशा चिंता करती होगी कि बेटा ये खाओ, वो खाओ, ये खाना चाहिए, तुमको खेलना है। तो आप बता सकती हो कि मरियप्पन को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? சார் நாட்டுக்கோழி சார் சாப்பாடு கொடுப்போங்க சார், சூப்பு கொடுப்போம் சார்। देखिए, मैं देख रहा हूँ जब आप वर्णन कर रही हो तो मरियप्पन के मुंह में पानी छूट गया है।